पीडीएफ शेयर हो रही है आपको? यस सर। देखो नेक्स्ट आज स्थान चेंज हो गया आपका। आज से जो स्टार्ट होगा वो विमान स्थान होगा। ठीक है। और इस विमान स्थान में टोटल जो अध्याय होंगे वो 8 होंगे। ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा था निदान स्थान में, उसमें केवल रोग के बारे में वर्णन था। ठीक है। जैसा कि इसमें देखो नाम से मालूम चल रहा है रस विमानीय अध्याय और विमान स्थान है। तो इस विमान स्थान में स्पेशली हम जो वर्णन है वो दे रखा है मान का वर्णन। ठीक है। विमान में अगर देखेंगे मान मान का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट करना। ठीक है। अब तक हमने सूत्र रूप में सब चीज़ों को पढ़ लिया जो संहिता में पूरी में आएगा। नेक्स्ट निदान में हमने व्याधि के बारे में पढ़ा। ठीक है। परंतु हमें आगे जाके करना क्या है, चिकित्सा करनी है। तो उस चिकित्सा के लिए हम जो औषधि है, आदमी जो रोगी है उसका बल है। ठीक है। तो औषधि का जो मान कितना होगा, उसका जो मेजरमेंट कितना होगा, और उसका जो रोगी है उसका बल का मेजरमेंट कैसे कितना होगा, उस मेजरमेंट को नापने के लिए, ठीक है, मेजरमेंट को जानने के लिए विमान स्थान का वर्णन किया गया। ठीक है। और इसमें भी सबसे पहले रस विमान का वर्णन है, क्योंकि जो दोषों का मेजरमेंट करना है, औषधि का मेजरमेंट करना है, तो दोष और औषधि इन दोनों में अगर देखा जाए तो हम चिकित्सा जब करते हैं तो औषधि से करते हैं। और औषधि क्या होती है, रस प्रदान या वीर्य प्रदान होती है। ठीक है। क्योंकि कंपेयर में औषधि के ये माना जाता है कि अगर आप फूड से चिकित्सा कर रहे हैं, भोजन से चिकित्सा करते हैं, ठीक है, या द्रव्य से चिकित्सा करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और द्रव्य हमेशा रस प्रदान होते हैं, इसलिए रस प्रदान होने की वजह से सबसे पहले जो यहाँ पे वर्णन किया है वो रस विमानी अध्याय का किया है। ठीक है। तो यहाँ लिखा है देखो, निदान स्थान में रोगों का निर्णय बतलाता है, आगे की चिकित्सा का उपदेश करना है। चिकित्सा में जब तक दोष और औषधि का विशेष ज्ञान नहीं होता तब तक सफलता नहीं मिलती। अतः दोष और औषधि आदि की विशेषताओं की जानकारी कराने वाला विमान स्थान उपदेश करते हैं। इसमें भी दोष और औषधि की अपेक्षा रस की प्रधानता है, इसलिए विमान स्थान में रस विमानीय स्थान का सर्वप्रथम उपदेश किया गया है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लो। ठीक है। आगे इसकी निरुक्ति दे रखी है, विशेषण मीयते ज्ञायते दोष भेषज आद्य ज्ञानेन इति विमानम। जो दोष और भेषज के ज्ञान कराए, मान का ज्ञान कराए, उसको हम विमान स्थान कहेंगे। ठीक है। सबसे पहले श्लोक दे रखा है कि एहम खलु व्याधिनम निमित्त पूर्व रूप उपसय संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल विशेषण अनुप्रवेशांतर। ठीक है। हमने जो पिछले अध्याय में जो पढ़ा उसमें क्या था, विशेष रूप से पूर्व रूप, लक्षण, उपसय, संख्या, विधि, विकल्प, ये सब चीजें के बारे में, संप्राप्ति, इनके बारे में पढ़ा। ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, दोष, भेषज, देश, काल, बल, शरीर, आहार, सातम्य, सत्व, प्रकृति, वय और मानस अभिहित मनसा। ठीक है। इन सब का मान पढ़ेंगे। ठीक है। कितनी कितनी क्वांटिटी में इनकी मात्रा होती है, रोग में कितना इन्वॉल्वमेंट है इनका। ठीक है। इनको किस मात्रा में हमें दोष, किस दोष को किस मात्रा में लेके उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, औषधि को किस मात्रा में लेकर उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, इन सब चीज़ों का आइडिया लेके ही हम चिकित्सा कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए इनका वर्णन करेंगे। यथा गेयम भवती विसर्जा दोषाद आदि मान ज्ञानम यत्य क्रिया। अगर दोष आदि का ज्ञान नहीं होगा तो आप क्रिया कर नहीं सकते, क्रिया मतलब चिकित्सा ही नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर इनका वर्णन किया गया। ना ही मानज्ञो दोष आदि नाम विषकम व्याधि निग्रह। ठीक है। ये बात वही बोल रहा है कि बिना इसके आप व्याधि का निग्रह ही नहीं कर सकते। तस्मात दोष आदि मान ज्ञानार्थ विमान स्थानम उपदेक्षम, तो इसको छोड़ दो। ठीक है। पहले श्लोकों की खास बात। आगे को तत्र माधव रस द्रव्य दोष विकार प्रभावन, तो इसमें हम किस चीज का वर्णन करेंगे इस चैप्टर में, रस का, द्रव्य का, दोष का और विकार का। ठीक है। स्पेशली इन चीजों का आएगा। तो सबसे पहले इसमें रस विमानीय अध्याय, इसलिए रसस्तस्तम तावतम सटम, रस जो है वो 6 है। तो ये बात आप सभी लोगों को पता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। कौन कौन से हैं 6, मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो इसको छोड़ भी दोगे कोई बड़ी बात नहीं है। आगे वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ते सम्यक उपयज्यानाम शरीरम यापयन्ति।
मिथ्या उपजयनम खलु दोष प्रकोप्यम उपकल्प्यन्ते। अगर इनका सम्यक रूप से प्रयोग किया जाए, ठीक है, जो 6 रस हमने बताए हैं उनका अगर सम्यक रूप से प्रयोग किया जाए तो आपको ये शरीर को यापन करने वाले होते हैं, शरीर का वृद्धि करने वाले होते हैं। अगर इनका ही मिथ्या रूप से प्रयोग किया जाए तो आपको दोषों को प्रकोपित करने वाले होते हैं। तो यहाँ सम्यक रूप का मतलब क्या है और मिथ्या रूप का मतलब क्या है? सम्यक जो हमने 3 प्रकार के आपको योग बताए, ठीक है, समयोग, अतियोग, अयोग। तो समयोग जो है वो शरीर का यापन करेगा, ठीक है, जबकि मिथ्या योग में अतियोग और अयोग दोनों चीजें आ जाएंगी। अगर मिथ्या योग कर रहे हैं या अति योग कर रहे हैं तो ये दोषों को प्रकोपित करने वाले होंगे, ठीक है, यही बात इन्होंने कही है। देखो, दोषा पुनः स्त्रियो, दोष 3 होते हैं, वात पित्त कफ, ये आपको पता है सब। ते प्रकृति भूता शरीर उपकार का बनती। ये दोष जब प्राकृतिक अवस्था में होते हैं तो शरीर का उपकारक होते हैं, ठीक है, शरीर की वृद्धि करने वाले होते हैं। अब विकृतिम आपन्नस्तु खलु नाना विध विकारे शरीर उपतापयंती। अगर ये विकृत अवस्था में आ गए तो अनेक प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न करते हैं, ठीक है, बात नॉर्मल सी है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। बस प्रकृति भूता और विकृति आपन्न वस्तु का इसका मतलब क्या है कि प्रकृति भूत मतलब साम्य अवस्था में है, ठीक है, और विकृति आपन्न मतलब विकृत अवस्था में है, ठीक है, वैषम्य अवस्था में आ गए। अब रसों के गुण, तो तत्र दोषम एकम त्रयस्त्रियो रसार्जनयति। तो एक रस जो है एक दोष को उत्पन्न या कुपित नहीं करते, ठीक है, तीन तीन रस मिलके आपस में दोषों को कुपित या समन करते हैं। ये बात इन्होंने कही है कि तत्र दोषम एकम त्रयस्त्र रसो रसाम जनयति त्रयस्त्रया से उपसाम्यति, और 3 रस ही उसका उपशमन भी करते हैं। तो कौन सा रस किस दोष को समन करेगा इसके बारे में मैंने आपको पिछली बार बता दिया था चैप्टर फर्स्ट में, फिर ही मैं आपको एक बार बोल रहा हूँ। इस श्लोक से अच्छा है आप भागवत का श्लोक याद कीजिए, ठीक है, जो मैं आप दोबारा रिपीट करूंगा आपके सामने। त्रिद्या मारुत्य घनंती त्रियस्ति आद्य कफम कसाय तिक्त मधुरा पितन बहुतु कुर्वती। जो इस 4 लाइन जो मैंने बोली हैं वही इस 4 या 5 लाइन में बोली है, ठीक है, वो इतना शॉर्ट श्लोक है और इससे बहुत अच्छा श्लोक है, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, त्रिधा मारुते घनंती त्रियस्ति आद्य कफम कसाय तिक्त मधुरा पितन बहुतु कुर्वती, ठीक है। उसका मतलब क्या है? त्रिधा त्रिधा आद्य घनंती, जो 3 आदि के जो रस हैं हमारे कौन कौन से? मधुर, अमल और लवण, ठीक है, वो मारुत को कम करते हैं या फिर वायु को समन करते हैं, ठीक है। त्रियस्ति आद्य कफम, बाद के जो 3 रस हैं वो कफ का समन करते हैं। और कसाय तिक्त मधुर, कसाय तिक्त जो मधुर होंगे, ठीक है, वो पितन्म कुर्बते, पित्त का समन करेंगे। अब इसके विपरीत निकालोगे तो उन दोषों को बढ़ाने वाले होंगे। जैसे शुरू के 3 बात का समन कर रहे थे, ठीक है, तो पित्त वो कफ को बढ़ाने वाले होंगे, ठीक है। ऐसे ही बाद के 3 जो कफ का समन कर रहे थे वो बात को बढ़ाने वाले होंगे, ठीक है। इस तरह से अपोजिट करके आप निकाल सकते हैं। निदान स्थान अष्टांग हृदय सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर का अध्याय है, उस श्लोक है ये, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा अगर आप देखोगे। देखो, रस दोषम सन्निपाते तू ये रसा या दोषे समान गुण समान भूयिष्ठा भवंती थे तानी अवर्धयंती, ठीक है। ये बोल रहे रस दोषम सन्निपाते तो दोषे, जब ये रस जो हैं अपने समान दोष वाले, अपने समान दोष के गुणों वाले दोषों से संयुक्त होते हैं, ठीक है। अगर किसी रस का गुण किसी दोष के गुण से मैच कर रहा है, समान है, तो क्या होगा? तानी वर्धयंती, वो दोष क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, या पर उस दोष की वृद्धि हो जाएगी। विपरीत गुण, अगर विपरीत गुण वाले रस और दोष मिल गए तो क्या हो जाएगा? समयंतम समन्ते अभ्यस्तामानामिति, ठीक है, उसका समन हो जाएगा दोष का, ठीक है। एते अवस्था हेतु सटम उपदेशन्ते रसानाम परस्पर श्रेष्ठानाम त्रित्वम च दोषाणाम, ठीक है। इसलिए एक एक से इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसलिए आपने क्या बोल रहा है कि रसों का परस्पर संश्लेष करके बताया हुआ आपने, ठीक है। 3 दोषों का परस्पर संयोग करके बताया है और दोष हमेशा 3 होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 3 दोष होते हैं, ये रेफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है।
संसर्ग विकल्प विस्तरो येषां परिसंख्यको भवति विकल्प भेदा परिसंख्यत्वा। ठीक है, अगर हम इन दो दो को आपस में मिलाएंगे, ठीक है, रसों को और दोषों को आपस में मिलाएंगे, ठीक है, उनके तरतम योग को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे तो इनकी जो संख्या है वो अगणित हो जाएगी, अपरिसंख्य हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी छोड़ दो, कोई खास बात नहीं है। अब देखो प्रकृति समसंवेद और फिर आएगा आगे विकृति विषम संवेद। ठीक है, यहाँ बोला तत्रम खले अनेक रसु द्रव्य अनेक रसु दोषात्मकेषु च विकारेषु रस दोष प्रभावम एकम एकस्य अभिसमीक्षम ततो द्रव्य विकारो प्रभावस्तु व्यवस्थित। ठीक है, कि तत्रम अनेक रसेषु द्रव्य, कोई द्रव्य है जिसमें अनेक रस है। ठीक है, अनेक दोषेषु आत्मकेषु च विकारेषु, और कोई विकार है जिसमें अनेक दोषों का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो ये दो बातें बोल रहा है कि कोई द्रव्य है जिसमें अनेक रस हैं, कोई विकार है जिसमें अनेक दोषों का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, अब उसका हमें ज्ञान करना है, उसकी चिकित्सा करनी है। सबसे पहले हमें जो द्रव्य है जिसका अलग अलग रस है उसका ज्ञान करना चाहिए। ठीक है, जो व्याधि है उसके जो अलग अलग दोष हैं उनका ज्ञान करना चाहिए। उसके बाद उसके जो ट्रीटमेंट है उसका निश्चय करना चाहिए। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है कि हमें ऐसा द्रव्य जिसमें अनेक रस हैं, खलु अनेकसु द्रव्य अनेक दोषात्मकेषु विकारेषु, ऐसा विकार इसमें अनेक दोष हैं, तो उनको रस और दोष, उस द्रव्य का रस और दोष के प्रभाव को एक एक ज्ञान करने के बाद, ठीक है, द्रव्य विकार के एक एक दोष और रस का ज्ञान करने के बाद तब उसके प्रभाव को जानना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई मधुर रस है। ठीक है, एक द्रव्य है जो मधुर रस युक्त है, दूसरा द्रव्य है वो भी मधुर रस युक्त है। ठीक है, अगर इसको आपस में मिला दिया जाए दोनों द्रव्यों को, ठीक है, और मिलाने के बाद ये जो अल्टीमेट जो बाद में काम करेगा वो मधुर रस वाला ही है, मिलाने के बाद भी उसके रस में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, उस जो द्रव्य का संयोग होने के बाद जो क्रिया हुई उसका जो लास्ट पार्ट बना वो भी मधुर रस वाला ही बना, तो उसको अपन बोलते हैं प्रकृति समसंवेद सिद्धांत। ठीक है, उसके जो गुणों में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, क्योंकि वो दोनों गुण समान होने के बाद वो आपस में एक जैसे ही रहे, परंतु ये हमेशा एक जैसा ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि दो द्रव्यों को आपस में मिला दिया आपने, परंतु जो लास्ट मिलाने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसमें उन दोनों द्रव्यों के गुण है ही नहीं, कोई तीसरा ही गुण उसमें समाहित हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे विकृति विषम समवाय संवेद। ठीक है, तो नात एवं खलु सर्वत्रम ये हमेशा एक जैसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ना ही विकृति विषम संवेद नाम नानात्मक परस्पर चौपथम विकल्पम विकल्पने विकल्पिताम अवयव नाम प्रभावम अनुप्रभाव समुदाय प्रभावम तत्व मध्यवासस्तु शक्यम, किंतु सभी जगह ऐसा नहीं होता क्योंकि विकृति रूप में मिले हुए विषम रूप में मिले हुए अनेक प्रकार के आपस में उपघात को प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो मतलब कभी कभी क्या है ऐसा कंडीशन भी आती है कि दो चीज़ों को मिलाने पर हमें तीसरी चीज़ मिल जाती है, क्योंकि जो दोनों मिलकर उसके जो प्रारंभ के जो गुण हैं उनका उपघात कर देते हैं और दूसरे भेद करने वाले उपायों से भिन्न होते हैं। तो रसों के अवयव के प्रभाव के अनुमान से ही समुदाय के प्रभाव के तत्व का निश्चय शक्य नहीं। ये बोल रहा है कि मतलब इसका मतलब ये हुआ कि केवल हम रसों से ही उसके गुण का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि हो सकता है दो द्रव्यों के रसों को आपस में मिलाया जाए तो बाद में कुछ और रस बन जाए या कुछ और प्रभाव उसका आए, तो केवल रसों से ही उसका अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए हमें दूसरी चीज़ों को भी, उसके गुणों को भी देखना है, उसके प्रभाव को भी देखना है, इन सबको जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखो विकृति विषम संवेद। और एक प्रकृति समसंवेद।
प्रकृति समसंवेद में मैंने आपको क्या बताया कि इसमें अलग अलग दो द्रव्य जो रस वर्तमान रहते हैं उनके अंदर, वही गुण अपने उसके प्रकृति रूप में रहते हुए समुदाय में भी रहते हैं। ठीक है, दो चीज़ों को आपस में मिलाया आपने, दो द्रव्य जिनमें रस सेम था, और मिलाने के बाद जिनको समुदाय करने के बाद, संयोग करने के बाद भी जो चीज़ अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट बना वो भी वैसा ही है जैसा उसका अलग अलग द्रव्यों में रस था। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, प्रकृति समसंवेद बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन उन्होंने दी है चक्रपाणी ने, इसको याद रखना। रसानाम दोषाणाश्च प्रकृत्य अनुगुणो यो मिलितानाम प्राकृतम गुणा अनुगुणो अर्धकेन मेल को भवति। ठीक है, जब आपस में दो चीज़ों को मिलाएंगे, ठीक है, तो उसका जो प्राकृतिक गुण है वो प्राकृतिक गुण बना रहेगा। इस कंडीशन को अपन प्रकृति समसंवेद कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, जैसे दूध, जल, चीनी, इनका संयोग किया जाए तो लास्ट में जो शरबत बनेगी वो भी हमेशा मधुर ही रहेगी, क्योंकि इन तीनों का रस क्या है, मधुर है। ठीक है, तो ये प्रकृति समसंवेद का उदाहरण आएगा। विकृति विषम संवेद में क्या है, विकृति से विषम रूप से सम्मिलित होने को कहा जाता है। जैसे विकृत्या हेतु भूताभ्या विषम प्रकृति अन्नानुगुण। ठीक है, अगर उनको मिला दिया जाए विकृत वालों को तो लास्ट प्रोडक्ट आपका वो नहीं बनेगा जो उनके प्राकृतिक गुण थे, वो कुछ और बन जाएगा। ठीक है, इसको विकृति विषम संवेद बोलेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, जब दो या दो से अधिक द्रव्यों का एक ही संयोग होता है तो विकृत होने के कारणभूत होकर वे अपने अपने स्वाभाविक गुणों का परित्याग कर देते हैं। ठीक है, जैसे मछली और दूध का संयोग, अगर मछली और दूध मिला दिए जाएं, या फिर मधु और घृत का संयोग, मधु और घृत को मिला दिया जाए, ठीक है, तो मधु घृत आपस में मिलाए जाएं सम मात्रा में तो वो क्या बन जाएंगे, विष का काम करेंगे। ठीक है, जबकि मधु और घृत आपस में पर्टिकुलर कोई विष नहीं है। ठीक है, इनको मिलाने के बाद विष का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसकी विकृति हो गई उसकी। ठीक है, चीज़ों की, इसलिए विकृति विषम संवेद इसको कहा जाएगा। अब देखो एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, यहाँ विकृति विषम संवेद होने में तीन कारण होते हैं। ठीक है, विकृति विषम संवेद होने में क्या क्या तीन कारण बताए हैं, कौन कौन से कारण है, ननात्मा का नाम, ठीक है, परस्पर च उपहता नाम, ठीक है, अन्यस्य विकल्पे अविकल्पना। ठीक है, इन तीनों का नाम याद रखना आप। इसको छोड़ दो, उपनसहर। अब चतुर्विध प्रभाव। ठीक है, तस्माद रस प्रभावस द्रव्य प्रभावस दोष प्रभावस्य विकार प्रभावस्य तत्व उपेक्षा। ठीक है, हम रस प्रभाव का, द्रव्य प्रभाव का, दोष प्रभाव का और विकार प्रभाव का तत्व का उपदेश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले रसों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि रस के बारे में हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में, इसलिए रस को इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्होंने द्रव्यों के बारे में पढ़ा। तो तत्र एषम रस प्रभावम उपदिष्टितो भवति द्रव्य प्रभावम पुनरुद्देश्यम। ठीक है, हमने रस प्रभाव का उपदेश ऑलरेडी कर दिया है, अब द्रव्य प्रभाव का उपदेश करेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रभाव है, प्रभाव का दो मतलब होते हैं। ठीक है, एक तो प्रभाव होता है कि कोई चीज़ प्रभाव से काम कर रही है, वो प्रभाव अलग है, और ये द्रव्य प्रभाव बोल रहा है वो चीज़ अलग है। ठीक है, वो अभी आगे आ जाएगी क्या मतलब है। देखो, द्रव्य में कौन कौन से द्रव्य का वर्णन करेंगे हम, तेल, सर्पी, मधु। ठीक है, तेल, सर्पी, मधुनी बात पित्त श्लेष्मणम उपशमनार्थनानी। तो तेल, सर्पी, मधु ये बात पित्त और कफ का समन करने वाले होते हैं। ठीक है, ये श्लोक भी अष्टांग हृदय में दे रखा है। ठीक है, वहां से इसको याद करोगे तो और जल्दी याद होगा। ठीक है, तेल बात का समन करता है, सर्पी पित्त का समन करता है, और मधु जो है वो कफ का समन करती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि तेल का प्रभाव, तेल का प्रभाव द्रव्य में, मतलब तेल का क्या प्रभाव है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, तत्र तेलम स्नेहम, तेल जो होता है वो स्नेह युक्त होता है, स्नेह गुण युक्त होता है। उष्णम उष्ण युक्त होता है।
और गौरवम। ठीक है, तेल के 3 गुण होता है मेन तो, स्नेह, उष्ण और गौरव। उपपन्नत्वाद बातम जयति। ठीक है, इसकी वजह से वो बात को क्या करता है, जीत लेता है, क्योंकि बात के गुण उसके उल्टे होंगे। कैसे उल्टे होंगे? सततम सततम अभ्यास मानम। ठीक है, ये बात को तो जीत लेगा, परंतु बात को कब जीतेगा? जब इसका सतत प्रयोग किया जाएगा, एक दिन में नहीं जीतेगा, सतत रूप से इसका प्रयोग किया जाएगा तो जीतेगा। क्यों? क्योंकि देखो बात के गुण क्या है, रुक्ष, शीत और लघु। रुक्ष शीतम लघु, रुक्ष शीत लघु से ऐसे करके गुण होते हैं ना इसके बात के। तो रुक्ष, शीत और लघु, ये 3 गुण हैं। तो देखो, स्नेह था वो रुक्ष के विपरीत हो गया, उष्ण था वो शीत के विपरीत हो गया, और उष्ण था वो लघु के विपरीत हो गया। ठीक है, विरुद्ध गुण होने की वजह से, ठीक है, ये क्या करता है, बात को जीत लेता है। ठीक है, विरुद्ध गुण सन्निपाते ही भूसा अल्पम अपजीयते, तस्मात् तेलम बातम जयति। सतत अभ्यास नाम, सतत रूप से अभ्यास किया जाए तो ये बात को जीत लेगा। ये इंपॉर्टेंट है, सतत रूप से प्रयोग करना चाहिए हमें। ठीक है, घृत प्रभाव। तो सर्पी खलु एवं पित्तम जनयति। घृत जो है पित्त को जीतता है। किस वजह से? क्योंकि घृत का क्या है, मधुर रस है, शीत है और मंद है। ठीक है, मधुर, शीत और मंद होने की वजह से, क्योंकि पित्त जो है उसके गुण क्या है, अमधुर। अमधुर मतलब कटु होता है। ठीक है, अमधुर जो हमने पित्त के जो गुण पढ़े थे ना, वो कटु पढ़ा था वहां पे, प्राकृतिक गुण। तो कटु होता है, उष्ण होता है और तीक्ष्ण होता है। ठीक है, तो कटु है तो कटु का समन मधुर से हो जाएगा, उष्ण का शीत से हो जाएगा और तीक्ष्ण का मंद गुण से हो जाएगा। इस तरह से ये घृत जो है पित्त को समन कर देता है। ठीक है, लास्ट में मधु। मधु क्या है, मधु से श्लेष्मणम जयति। मधु श्लेष्मा को जीतती है। कैसे? क्योंकि मधु में रुक्ष गुण है, तीक्ष्ण गुण है और कसाय गुण है। ठीक है, ये कौन सा गुण किसको समन कर रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। क्योंकि रुक्ष है तो वहां क्या होगा, कफ क्या होता है, स्निग्ध होता है। ये तीक्ष्ण है तो वो कफ क्या है, मंद है। और ये कसाय है तो ये मधुर है। तो देखो, इन चीजों को विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से गुण किस किस गुण को जीतता है। ठीक है, अब जो हम पढ़ रहे हैं, देखो मधु प्रभाव, घृत प्रभाव, ये प्रभाव का मतलब अल्टीमेटली ये है कि अगर हम कहें कि मधु है, मधु किसको जीत रहा है, कफ को जीत रहा है। ठीक है, परंतु ये नहीं कह सकते क्योंकि कफ मधु को जीत रहा है। समझ रहे हैं बात मेरी, कि मधु श्लेष्मा को जीत रहा है ये तो हम बोल रहे हैं, परंतु इसका उल्टा नहीं बोल सकते कि मधु है वो अपने कफ जो है वो मधु को जीत रहा है। ठीक है, ये एक तरफ ही काम करते हैं, दोनों तरफ काम नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए ये मधु का प्रभाव है। ठीक है, अगर ये मधु का प्रभाव नहीं होता तो हमेशा सब उल्टी चीजें आपस में उल्टी चीजों को जीत लेती। जैसे अभी एग्जांपल बताऊंगा आगे। यतस्यपि किंचित द्रव्यम एवं बात पित्त कफेभ्यो गुणो तो विपरीतम, तस्मात् चेतम तज्यम अभ्यसमानम। जो बात पित्त कफ इन दोषों के गुणों से विपरीत गुण वाले, उनका निरंतर अभ्यास करने पर इन बात पित्त कफ को जीत लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द्रव्य में रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव रहते हैं जिसके द्वारा द्रव्य कार्यकर होते हैं। यहाँ पर सभी जगह केवल प्रभाव का ही उल्लेख है। इसका तात्पर्य है कि द्रव्य में जिन जिन कारणों से कार्य करने की क्षमता होती है उसे प्रभाव कहा जाता है। एक दूसरा प्रभाव अचिंत्य प्रभाव होता है, जैसे सहदेवी जटाबद्धम हंति ज्वर तृतीयम। अगर सहदेवी की जटा को सिर पे बांध लिया जाए तो तृतीय ज्वर खत्म हो जाता है, केवल बांधने की वजह से। तो बांधने की वजह से खत्म हो रहा है ज्वर, ये सहदेवी जटा का प्रभाव है। ठीक है, हमने ओरली नहीं लिया। ठीक है, इसमें कोई गुणों का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, केवल बांधने से ही ज्वर खत्म हो रहा है। तो ये सहदेवी की जटा जो है उसका प्रभाव है। ठीक है, तो एक एक तरीके की शक्ति है उसके अंदर की, तो शक्ति का ग्रहण करना चाहिए। परंतु जैसे आगे लिखा है देखो, घृत अपने मधुर गुण से अमधुर पित्त को, अपने शीत गुण से उष्ण पित्त को और अपने मंद गुण से तीक्ष्ण पित्त को नष्ट करना है। ठीक है, इसे द्रव्य प्रभाव बोलते हैं। यहाँ पर रस के द्वारा द्रव्य से कार्य होता है, पर रस प्रभाव से कार्य हुआ माना जाता है। ठीक है, आगे वाली लाइन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ।
कुछ विद्वानों का मत है कि तेल बात को दूर करता है, ना कि बात तेल के प्रभाव को दूर करती है। ठीक है, तेल जो है वो बात को तो दूर कर रहा है, परंतु ये नहीं कह सकते हम कि बात तेल के प्रभाव को दूर करती है। तो तेल में बात नशा शक्ति है, परंतु बात में तेल नशा शक्ति नहीं है। ठीक है, अगर बात में तेल नशा शक्ति होती तो अगर हम तेल का प्रयोग कर रहे थे तो तेल हमको दिखता ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने बोला है कि ये एक तरफा होता है, जरूरी नहीं कि आपस में विपरीत गुण वाले आपस में ही उसको नष्ट करें। हाँ, एक उसको नष्ट कर रहा है, बात को नष्ट कर रहा है, तेल जो है बात को नष्ट कर रहा है, परंतु बात तेल को नष्ट नहीं कर रहा है, ये नहीं कह सकते हम। इसलिए ये हमारे तेल का प्रभाव है। ठीक है, ये कहेंगे। वो जो हम इस संदर्भ में पढ़ते हैं वो उसकी शक्ति को पढ़ते हैं, तो वो प्रभाव अलग है, ये प्रभाव अलग है। मैं इतना कहना चाह रहा था। ठीक है, अथम खलु त्रीणि द्रव्याणि ना अति उपयोज्यतम अधिकम अनेभ्यो द्रव्यव्य। ठीक है, ये तीन द्रव्य जो हैं उनका अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। कौन कौन से हैं वो तीन द्रव्य? पीपली, क्षार और लवण। तो इनका ध्यान रखना आपको, कौन से तीन द्रव्य हैं जिनका अधिक उपयोग करने के लिए मना किया गया चरक में। तो पीपली, क्षार और लवण, इनका प्रयोग अधिक रूप से मना किया गया। ठीक है, सबसे पहले पीपली के बारे में बोल रहे हैं। देखो, पीपली ही कटुका सत्य मधुर विपाकी गुरु ना अत्यर्थ स्निग्ध उष्ण। तो कटु रस वाली होती है, मधुर विपाक वाली होती है, गुरु होती है, और अधिक स्निग्ध और उष्ण नहीं होती। ठीक है, तो प्रैक्लेदन्यो बेसजम विसर्जन से जाति सद्य शुभम शुभ अशुभ कारण भवंती। ठीक है, तो सबसे पहले इसके गुण याद रखने हैं आपको। कटु है, मधुर विपाक है, गुरु स्निग्ध स्निग्ध उष्ण ना अत्यर्थ, और सद्य शुभ अशुभ कारण, शीघ्र रूप से शुभ और अशुभ कार्य को करने वाली होती है। ठीक है, आपात भद्रा इंपोर्टेंट है। आपात भद्रा इसका पर्याय है। ठीक है, ये आपात भद्रा है। आगे, प्रयोग समगुणित्या दोष संचय अनुबंध्य। सतत उपयोजना में गुरु प्रेक्लेदुम श्लेषमणम उपक्लेशयन्ति। अगर इसका सतत रूप से प्रयोग किया जाए तो गुरु प्रेक्लेदित्वम और श्लेष्मा को उत्क्लेश करने वाली होती है। ठीक है, औषण्यात पित्तम, पित्त को भी बढ़ाने वाली होती है। ठीक है, नाच है बात प्रशमनम, और बात का समन नहीं करती। ठीक है, अल्प स्नेह गुणत्वाव, अल्प स्नेह की वजह से बात का समन भी नहीं करती। ठीक है, लास्ट लाइन है इसकी, योग वाहिनस्तु खलु बनती, योग वाही होती है। ठीक है, तो इसमें दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। शुभ अशुभ कारणी, सद्य शुभ अशुभ कारणी, सद्य रूप से शुभ और अशुभ काम को करने वाली होती है। आपात भद्रा बोला गया है इसको। ठीक है, और ये दोषों का संचय अनुबंध, प्रयोग करने पर दोषों का संचय अनुबंध कराने वाली होती है। लास्ट में गुरु प्रक्लेद होने की वजह से श्लेष्मा का। ठीक है, और पित्त उष्ण होने की वजह से पित्त का, और बात का समन नहीं करती क्योंकि इसमें अल्प स्नेह गुण वाले भाव होते हैं। ठीक है, और योग भाई बताया हुआ है इसको। नेक्स्ट देखो, क्षार। क्षार के लिए क्या बोला है कि क्षारम पुनः उष्ण तीक्ष्णम लाघवम उपन्नम क्लेदम आदो पश्चात शोष्यति। तो क्षार जो है वो उष्ण तीक्ष्ण गुण वाला होता है, लघु होता है। ठीक है, क्लेद देते हैं आदो, शुरू में तो क्लेद उत्पन्न करता है, परंतु बाद में पश्चातम विशोष्यति, पश्चातम विशोष्यति, बाद में शोषण कर लेता है उस क्लेद का। ठीक है, और क्या करता है? पचन दहन भेदन उपम उपयम युज्यते, पाचन करता है, दहन करता है और भेदन करता है। सो अति प्रयुज्यमानम केश अक्षी हृदय पुंसत्व उपघातकार संपदते। ठीक है, अगर इसका अधिक प्रयोग किया जाए तो केश को, अक्षी को, हृदय को और पुंसत्व का उपघात करने वाला होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, ये एनम ग्राम नगर निगम जनपदा, जो लोग
इसका नगर निगम या फिर जनपद में प्रयोग करते हैं उनके लिए क्या होता है, अंधता। सततम उपयोजित, सतत रूप से प्रयोग कर रहे हैं, वो अंधता करने वाले होता है, सांडता करने वाला होता है, खालित्य पालित्य करने वाला होता है। हृदयम अपकर्ति। ठीक है, तो ये जो रोग हैं जिसमें अंधता है, ब्लाइंडनेस है, ठीक है, इम्पोटेंसी है, खालित्य पालित्य, ये जो रोग हैं वो निश्चित रूप से क्षार के नित्य प्रयोग करने की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, और प्राच्य और चीन प्रदेश के लोग इसका प्रयोग अधिक करते हैं, इसलिए इनको वर्णन किया। तो तस्मातम क्षारम ना उपयोजितम, इसका क्षार का नित्य रूप से उपयोग नहीं करना चाहिए। तो जो लोग में जो मैं निशान लगाया उनको आपको विशेष करके ध्यान देना। नेक्स्ट, लवण। पुनर्उष्ण तीक्ष्णम उपन्यम ना अति गुरु ना अति स्निग्धम उपकिलेदि विश्रंसनम समर्थम अन्न द्रव्य रुचिकरम। अन्न द्रव्य में रुचि लाने वाला होता है लवण। ठीक है, आपात भद्रम, तो आपात भद्र हमने पढ़ा पीपली के लिए, और आपात भद्र पढ़ रहे हैं हम लवण के लिए। ठीक है, दो संचय अनुबंधम तद तद उपचयन पाचन उपक्लेदन विश्रंसन उपसर्ग विश्रंसना तो उपजित। तो ये क्या क्या करता है, पाचन करता है, रोचन पाचन उपक्लेदन और विसंसरणात् ये कार्य करता है। अत्यर्थ उपजयमानम गिलानी शैथिल्यम दौर्बल्यम, अगर इसका अधिक उपयोग कर दिया जाए तो गिलानी करने वाला, शिथिलता उत्पन्न करने वाला और दुर्बलता उत्पन्न करने वाला, निवृत्तिकम शरीर से, शरीर में ये सब काम उसको करेगा। ठीक है, सततम उपयुजते ते भूष्टम गिलप श्रावम शिथिल मांस शोणितम, मांस शोणित को शिथिल कर देगा। अपरिकलस्य भवंती, और गले श्राप कर दे, गला श्राप कर देगा। ठीक है, बाहिक सौराष्ट्र की सैंधव सौवीर ते पयसा अपि सह लवणम असनति, जो बाहिक प्रदेश के, सौराष्ट्रिक प्रदेश के जो लोग हैं वो दूध में लवण मिला के पीते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ते अपि हम भूमि अत्यपरा देशों, इसको छोड़ दो, ना जायन्ते अल्प तेजसो भवन्ति लवण उपहतात् तस्मात् लवणम ना अति उपयोजितम, ये अति लवणम सातम्यम पुरुषम खालित्य पालित्य वलय अकाले च भवन्ति, अगर अधिक प्रयोग कर रहा है कोई लवण का तो उसको क्या हो जाएगा, खालित्य पालित्य और अकाले। ठीक है, वलय पलितानी से अकाल, अकाल रूप में उसके खालित्य पालित्य हो जाएगा। ठीक है, ये लवण के गुण बताए हुए हैं। अब इसमें देखो एक चीज आई है यहाँ पे, एक टर्म आया था आपको आपात आपात भद्रम। ठीक है, पीपली आई थी आपात भद्रा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हमें हमेशा थोड़ा सा कॉमन सेंस से पता करना चाहिए। जैसे जो नाम ऐसे लगते हैं जिसमें हमें ऐसा लगता है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, उसके पीछे हमेशा बड़ा आ लगा होता है। जैसे अभी हमने पीपली है, ठीक है, पीपली क्या है, एक स्त्री शब्द आपको शो होता है, तो इसलिए उसको आपात भद्रा। ठीक है, और ये है लवण जो है उसमें आपको कोई स्त्री शब्द नहीं मिलेगा, इसलिए इसको आपात भद्र बोलेंगे। तो ऐसे कई शब्द आगे आएंगे आपको, ठीक है, जिनका आपको पता हो जाएगा कि यार ये स्त्री शब्द है, इसलिए इसका मतलब ये वाला इसका पर्याय होना चाहिए। ठीक है, आज आप थोड़ा सा दो चार एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तस्माद् एषां तत्साम्यात् कर्मणे उपगमनं श्रेयं सातम्ये अपि कर्मणो निवर्त्यं मानस दोषा भवति। ठीक है, तो जो हमें इसका प्रयोग कर रहे हैं, जिनका बताया कि हमें नित्य रूप से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनको अगर ये प्रयोग करना सातम्य हो गया है, ठीक है, वो नित्य रूप से इसका प्रयोग कर रहे हैं, तस्मात् तेषां तत्सातम्यम क्रमेण अपगमनम श्रेयम, क्रम से, ठीक है, अपगमन करना चाहिए उसको। ठीक है, मतलब उनको एक साथ त्यागना नहीं चाहिए, उसको धीरे धीरे त्यागना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है कि सातम्य अपी, जो सातम्य वस्तु है, अगर उसको क्रमेण निवृत्त्यम, मतलब उसको एक साथ त्यागने की कोशिश करोगे तो वो दोष कारक होती है।
ठीक है। अब इसलिए अगर उसको एक साथ नहीं त्यागोगे तो वो अल्प दोष कारक होती है। ठीक है। सातम्य के लक्षण। अब सातम्य है क्या? सातम्य नाम यद तद यद उपसेयन्ते। सातम्य अर्थो उपसयार्थ। ठीक। तद यद आत्म उपसप्यत, जो आत्मा के लिए उपसेत मतलब उपसय करने वाले होते हैं, फायदेमंद होते हैं। आत्मा मतलब शरीर के लिए, जो शरीर के लिए सुखकारी होते हैं उन्हें सातम्य कहा जाता है। ठीक है। तो सातम्य का अर्थ क्या है? सातम्य अर्थो उपसयार्थ, सातम्य का अर्थ ही उपसय है। ठीक है। और त्रिविधम, ये तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का कैसे होता है? प्रवर, अवर और मध्य विभागीय। ठीक है। तो ध्यान रखना, सातम्य तीन प्रकार का होता है, जबकि हम तस्याशीति अध्याय सूत्र स्थान में पढ़ के आए थे कि सातम्य है वो चार प्रकार का होता है। ठीक है। तो वहाँ जो सातम्य है उसके नाम अलग थे, ऋतु सातम्य, रोग सातम्य, ठीक है, बल सातम्य, ऐसा करके पढ़ के आए थे। यहाँ जो सातम्य है वो रस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो रस का सातम्य का मतलब, ठीक है, दो डिवीजन किए, तीन प्रकार का ही बताया, चार प्रकार का ही बताया। अभी तीन प्रकार का कौन सा है? ठीक है। अब जो रस है वो सप्त विदम तु रसम एकत्वम सर्वरस उपयोगम से। ठीक है। तो रस छह होते हैं। ठीक है। अगर छह रसों को एक एक को आप ग्रहण कर रहे हैं या एक साथ ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी छह कैटेगरी ना मान के सात कैटेगरी मान ली उन्होंने। एक एक रस को प्रयोग करना और एक साथ प्रयोग करना, तो छह एक एक हो गए, और एक साथ प्रयोग करना सप्तविधम तु रसम, तो एक साथ प्रयोग करना। तो जब आप एक एक रस का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो तत्र सर्वरसम प्रवरम, एक साथ प्रयोग कर रहे हैं तो वो प्रवर सातम में है। एक एक रस का प्रयोग कर रहे हैं तो अवर एक रसम, तो अवर सातम में है। और आप दो या तीन दिन का कर रहे हैं तो क्या है? मध्यम। ठीक है। मध्यम तो प्रवर अवर मध्यम, दो या तीन का कर रहे हैं तो अपन उसका मध्यम सातम में है। ठीक है। तो यही बात इन्होंने बोली है। ठीक है। एक साथ प्रवर सातम में किसको बोलेंगे, अवर सातम में किसको बोलेंगे, और मध्यम सातम में किसको बोलेंगे। अब देखिए, तत्र खलु अन्य अष्ट आहार विधि विशेषायतनानि च भवन्ति तथा प्रकृति करण संयोग राशि देश काल उपयोग उपयोग संस्था वक्रम अष्टानी। ठीक है। यहाँ आठ विधि विशेष आयतनों का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब इसमें आठ विधि विशेष आयतन कौन कौन से हैं? प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, उपयोग संस्था, ये आठ आपके अष्ट आहार विधि विशेष आयतन बताए हुए हैं। तो इसे इसको विशेष करके आपको याद रखना। अष्ट आहार विधि विशेष आयतन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो ये आठ चीज़ें आती हैं। ठीक है, जो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। सबसे पहले हम प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसका सेपरेट जो वर्णन है वो स्टार्ट हो गया। प्रकृति का मतलब क्या है? प्रकृति ही स्वभावो, जो उसका स्वभाव है वो ही प्रकृति है। ठीक है। जैसे पुनः आहार औसत द्रव्याणाम स्वाभाविको गुरुवादि गुणम योगम, कुछ चीज़ें स्वभाव से ही गुरु होती हैं, कुछ चीज़ें स्वभाव से ही लघु होती हैं। जैसे मांस स्वभाव से गुरु है और मुदक जो है वो स्वभाव से लघु है। ठीक है। तो जो उसका जो स्वभाव है वो उसका स्वभाव कभी चेंज होता नहीं है, अगर वो जन्मजात स्वभाव है तो। ठीक है। बाद में उसने अडेप्ट किया है अपने स्वभाव में तो वो चेंज हो सकता है। ठीक है। वो चेंज क्यों होगा? आगे आएगा, कारण की वजह से। तो देखो, इसको इसकी डेफिनेशन याद करना। प्रकृति स्वभाव हो, प्रकृति उच्चते स्वभाव हो। दूसरा इसका एग्जाम्पल, जैसे मुदक है वो स्वभाव से गुरु होता है, तो मांस जो है स्वभाव से गुरु होता है, मुदक जो होता है वो स्वभाव से लघु होता है। ठीक है। जैसे सुअर का मांस स्वभाव से गुरु होता है, मृग का मांस जो होता है वो लघु होता है। ठीक है। करण दूसरा जो है प्रकृति के बाद करण। करण का मतलब क्या है? करणम पुनः स्वाभाविका नाम द्रव्याणाम अभिसंस्कारम। ठीक है। द्रव्यों का अभिसंस्कार करना, स्वाभाविक गुणों में संस्कार करना। और संस्कार का मतलब क्या है? संस्कार ही गुणांतर धानम। ठीक है। संस्कार का नाम, संस्कार का मतलब ही क्या है? गुणांतर धान करना, किसी के गुणों को चेंज कर देना। ठीक है। अब ये गुणों में चेंज कैसे होगा? तो उसके कुछ कारण दे रखे हैं। तो गुणस तोय, तोय मतलब पानी की वजह से। अग्नि सन्निकर्ष, अग्नि का संयोग करने की वजह से। ठीक है। शौचम धोने की वजह से।
मंथन, उसका मंथन करने की वजह से देश काल भाषण भावना आदि भी, ये सब क्या है, करण यानी संस्कार करने के तरीके हैं। और लास्ट में लिखा है काल प्रकर्ष भाजनम, समय के अनुसार भी अपने आप चेंज हो जाते हैं, और भाजन मतलब किसी पात्र में रख देने पर भी उसके गुणों में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये करण है। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए जल के संयोग से देखो क्या होगा। अब जल के संयोग से आप संस्कार वो कर रहे हैं, संस्कार कर रहे हैं, तो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए जैसे कोई कठिन और खर गुण वाला कोई द्रव्य है, जैसे ही उसमें आप उसमें पानी मिलाओगे तो वो क्या हो जाएगा, मृदु हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसके गुणों का चेंज हो गया, गुणांतर्धान हो गया। जैसे उन्होंने बताया फांट और शरत कल्क आदि कसाय कल्पना में केवल जल संयोग से निर्मित शीत आदि गुणों में परिवर्तन हो जाता। ठीक है, दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अग्नि संयोग से कैसे होगा। जैसे चावल है, चावल गुरु होते हैं, परंतु उसे आपने उबाल दिया, उसकी धान बना दी, उबाला नहीं मतलब धान बना दी उसकी, तो वो क्या हो जाएगा, धान बनने के बाद क्या हो जाएगा, अग्नि के संयोग की वजह से वो हल्का हो जाएगा, तो धान क्या हो जाएगा, लावा बन जाएगा। ठीक है, और लावा हल्का होता है, जो चावल गुरु था वो हल्का हो गया, किसके संयोग से, अग्नि के संयोग से। सोच शोधन की वजह से कैसे होगा। ठीक है, जैसे विष है, जैसे आप मान लीजिए विष है, बिलावा है, बिलावा शुद्ध बिलावा को कैसा होगा, पॉइजनस होगा, परंतु उसे शुद्ध कर दिया जाए, वो अशुद्ध बिलावा पॉइजनस होगा, उसको सिद्ध कर दिया जाए, धो दिया जाए अच्छे से, तो वो स्वाभाविक गुण जो उसके हैं पॉइजन के वो कम हो जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और वो शोधन करने की वजह से वो ठीक हो गया है, मतलब शुद्ध हो गया है और उसमें पॉइजन के गुण नहीं रहे, तो ये उसका संस्कार हो गए। ऐसे इन्होंने और एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं जो ऊपर बताए। ठीक है, जैसे मंथन, दही है स्वभाव से शोध कारक होती है, परंतु उसमें घी के साथ अगर मिलाया जाए उसे और मथा जाए तो वो शोथ को दूर करने वाली होती है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है शोथ कृतम दधि, दधि शोथ कारक होती है, और शोतग्नम सा स्नेह छे मंथनात्, स्नेह के साथ उसका मंथन कर दिया जाए तो वो शोथ कारक ना होके शोथ को कम करने वाली बन जाती है। ये किसका एग्जाम्पल है, मंथन की वजह से संस्कार होने का एग्जाम्पल। ठीक है, देश देश में जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है वो जंगल प्रदेश में होती है, कोई चीज़ है साधारण प्रदेश में होती है, कोई अनूप प्रदेश में होती है, तो वो जैसे जिस प्रदेश में होगी उसके अनुसार उसके गुण आपको मिल जाएंगे। ठीक है, काल के प्रभाव का, जैसे कोई चीज़ है आशा वरिष्ठ है, वो काल के प्रभाव से समय के अनुसार उनके गुणों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल आपको नित्य रूप से और चिकित्सकीय रूप से भी याद रखने जरूरी है। भावना, जैसे हम भावना देते हैं, भावना से क्या होता है, गुणों में चेंज हो जाता है, इसलिए उसको भावना की द्रव्य दी जाती है, संस्कार हो जाता है उनका सबका। काल अपकर्ष, काल अपकर्ष मतलब समय निकल गया, जैसे ही समय निकल के साथ साथ उनके गुणों में वृद्धि हो गई, असवरिष्ठ के गुणों में। तो ये सब चीज़ें एग्जाम्पल आप एक बार देख लेना सभी। प्रकृति हो गया, करण हो गया, अब संयोग। ठीक है, संयोग पुनः द्वय बहुनाम व द्रव्याणाम सहति भावम स विशेषम आरभते पुनः एक एक सौ द्रव्याणाम मधु सर्पी मधु पयसम च संयोगम। तो दो द्रव्यों को आपस में मिलाना, सहति भाव करना मतलब एक द्रव्य बना देना। ठीक है, ये क्या है, आपका संयोग है, और इस संयोग से आपको कभी कभी ऐसे रिजल्ट मिलते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जो नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे मधु और सर्पी, मधु और सर्पी को सम मात्रा में मिला दिया जाए तो विष का काम करेंगे। ठीक है, तो ये संस्कार हो गया उसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है मधु पयसा, मत्स्य पयसा, मत्स्य और मछली के साथ दूध का प्रयोग करेंगे तो कुष्ठ रोग उत्पन्न हो जाएगा। देखो राशि, प्रकृति कारण संयोग, और उसके बाद आपके संयोग के बाद राशि। राशि का मतलब क्या है, सर्वग्रहो परिग्रहो मात्रा अमात्रा फल विनिश्चयार्थम। तो राशि दो प्रकार की होती है, सर्वग्रह और परिग्रह। ठीक है, और ये मात्रा और अमात्रा के अनुसार फल का निश्चय करती है। तो देखो सर्वग्रह का मतलब क्या है, सर्व आहारस्य प्रमाणम ग्रहण एक पिंडेन सर्वग्रह। ठीक है, जो आहार है आपका, उस आहार में से आपको एक एक का पिंड रूप में प्रयोग करना, ये सर्वग्रह है। ठीक है, परिग्रह पुनः प्रमाणम ग्रहणम एक आहार द्रव्याणाम, और
जो हम एक एक का प्रयोग कर रहे हैं उसे एक साथ, मतलब एक साथ ग्रहण कर रहे हैं तो उसके पिंड रूप में ग्रहण कर रहे हैं, सर्वग्रह है। परंतु एक एक करके ग्रहण कर रहे हैं उसे, तो ये क्या हो गया आपका, परिग्रह हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे आपकी कोई थाली है, उस थाली में चावल है, रोटी है, सब्जी है। चलो आपने चावल जो है उसको भी, और रोटी को भी, और सब्जी को भी, आपस में तीनों को आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद आपने पिंड रूप बना लिया। उस पिंड रूप का आपका प्रयोग कर रहे हैं तो वो सर्वग्रह राशि का एग्जाम्पल है। परंतु आप चावल को अलग खा रहे हैं, आप सब्जी को अलग खा रहे हैं, और रोटी को अलग खा रहे हैं, तो ये परिग्रह की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, सर्वस्य ही सर्वग्रह और सर्वतस्य परिग्रह, तो इसको आपको याद रखना है। सर्वतस्य परिग्रह ये एग्जाम्पल परिग्रह का है, और सर्वस्य ही सर्वग्रह ये सर्वग्रह का। ये डेफिनेशन आप थोड़ा सा याद कर लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली। अब देश पुनः स्थानम, स्थान को अपन देश बोलते हैं। और द्रव्याणाम उत्पत्ति प्रचारो देश सातम्य चेष्ट, इसको ध्यान रखना, द्रव्याणाम च उत्पत्ति प्रचारो देश सातम, द्रव्य की उत्पत्ति उसका प्रचार देश के सातम्य को बतलाने वाला होता है। कालो ही नाम नित्य और आवस्थिक, काल दो प्रकार के होते हैं, नित्य काल और आवस्थिक काल। और आवस्थिक कालम विकारम अपेक्षित, विकार की अपेक्षा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवस्थिक काल विकार की अपेक्षा करता है, और नित्य काल जो होता है वह ऋतु सातम्य अपेक्षा, ऋतु की अपेक्षा करता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो विकार का मतलब क्या है कि विकार रोग है, और वो आवस्थिक काल है, वो विकार की ही अपेक्षा कर रहा है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आवस्थिक काल में जिस रोगी को, जो व्यक्ति पीड़ित है, उसे उस रोग के अनुसार आहार का सेवन करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी रोगी को विकार हो गया, तो विकार मान लो 2 दिन तक है, उसको कोई रोगी है, वो 2 दिन तक बीमार है, तो 2 दिन में उसको कौन सा आहार ग्रहण करना है। तो ये 2 दिन का जो समय है वो थोड़ा सा कम समय है, आवस्थिक समय है। ठीक है, 2 दिन बाद वो समय निकल जाएगा। तो ये आवस्थिक समय, ये विकार की अपेक्षा कर रहा है। परंतु इसके विपरीत देखें कि ऋतु है, ऋतु क्या है, कंटिन्यूस चलती रहती है, इस साल आई नेक्स्ट ईयर भी आएगी। ठीक है, तो ये क्या है नित्य काल है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, ना खादेत आलूकम गुलमी मधुराणी फलानी च। ठीक है, नहीं खानी चाहिए आलू गुलमी को, और मधुर रस भी नहीं खाने चाहिए मधुराणी फलानी च। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ना खादेत आलूकम गुलमी, गुलम रोगी को आलू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ज्वर में रक्तसाले सस्ता प्राण षष्टम से, और ज्वर में रक्तसाली का प्रयोग, प्राण षष्ठी का प्रयोग करने के लिए बोला है। नित्य काल में जिस ऋतु में जो आहार सातम्य है वह खाया जाता है, जैसे हेमंत ऋतु में अग्निबल प्रबल है, उस समय मात्रा गुरु और द्रव्य गुरु आहार का सेवन करना उचित है। ठीक है, तो नित्य मतलब आवस्थिक मतलब कम समय के लिए, नित्य जो समय चलता आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इसका उपयोग संस्था तो उपयोग नियम। ठीक है, उपयोग संस्था, जो भोजन करने का नियम है, उस नियम को अपन क्या बोलेंगे, उपयोग संस्था बोलेंगे। और ये किसकी अपेक्षा करते हैं, जीर्ण लक्षण अपेक्षा, जीर्ण मतलब लक्षण, भोजन के जीर्ण होने की अपेक्षा करता है। ठीक है, अब वो जीर्ण कैसे हुआ है, इसका कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने कुछ बता रखे हैं लक्षण, जैसे उद्गार शुद्धि उत्साहो वेग उत्सर्गो यथोचिता, लघुता क्षुत पिपासा है जीर्ण आहार से लक्षण, ये जीर्ण आहार के लक्षण है, इनसे हम पता लगाएंगे कि वो जीर्ण हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये भी लाइन आपको याद रखना, उद्गार शुद्धि उत्साह वेग वेग उत्सर्ग यथोचिता, लघुता क्षुत पिपासा है जीर्ण आहार से लक्षण, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। ठीक है, सूत्र स्थान पढ़ा रहे थे तब, हमें दोबारा ही बता दिया। लास्ट बचा आपका उपयोक्ता, उपयोक्ता मतलब जो उपयोग कर रहा है। ठीक है, उपयोक्ता पुनस्ते आहारम उपयुक्ते यदम आम्य ओक्सातम्यम, तो उपयोक्ता मतलब जो आहार का प्रयोग कर रहा है, और उसके लिए जो आहार है वो सातम्य हो गया। ठीक है, सातम्य उसके लिए, खुद के लिए है, शरीर के लिए भी है उसके लिए। ठीक है, तो ये उपयोक्ता बोलते हैं उसको। येषां विशेष शुभ अशुभ फला परस्पर उपकार का भवन्ति तानि व्यवस्थित बुद्धाम च हितम अपसुर स्यातम ना च मोहात् प्रमादम प्रियम अहितम सुखोदकम उपसेव्यम आहारम जातम अन्यथा किंचितम, इसको छोड़ दो।
ये देखो, यहाँ देखो, तत्र एदम आहारम विधि विधानम, जो आहार विधि विधान जो हमने अभी तक पढ़े थे, वो क्या लिखा है कि अरोगाणाम आतुराणाम च अपि किंचितम। तो ये दोनों के लिए बताए हैं, केवल स्वस्थ व्यक्ति के लिए नहीं बताए। ये आरोगणा मतलब स्वस्थ के लिए भी बताए हैं, और आतुर मतलब रोगी के लिए भी बताए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो आहार विधि विशेष आयतन बताए हमने, वो स्वस्थ व्यक्ति और रोगी के लिए, दोनों के लिए बताए हुए। ठीक है। अब देखो आगे बता रहा है कि आहार विधि विधान, वो आहार विधि विशेषायतन थे, ये आहार विधि विधान बताया है। आहार विधि विधान का मतलब क्या है कि हमें भोजन कैसा ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। तो देखो, उष्णम स्निग्धम मात्रावतम जीर्णे वीर्य विरुद्धम इष्ट देशे इष्ट सर्व उपक्रमणम ना अति दुरत्तम ना अति विलंबतम अजल्पनम अहसनम तन्मना भुज्यतम आत्मनम अभिसमक्षम सम्यकम। ठीक है। तो हमें उष्ण आहार का प्रयोग करना चाहिए, स्निग्ध आहार का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे इन्होंने चीज़ें बताई हैं। ठीक है। तो उष्ण आहार से अल्टीमेट होगा क्या, वो देखिए आप। तो उष्णम असनियात, उष्ण असन करने की वजह से उष्णम ही भोज्यमानम स्वादते, अगर उष्ण पदार्थों का प्रयोग किया जाए तो क्या है, स्वादिष्ट लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि फिजिक्स का एक रूल है, आप जानते हैं साइंस के हिसाब से, कि जो चीज़ गर्म होगी, ठीक है, वो पृष्ठ तनाव ज़्यादा बढ़ जाएगा उसका। ठीक है। अगर कोई गर्म चीज़ को आप खाएंगे तो मुख में ज़्यादा फैलेगी, और जो चीज़ ज़्यादा फैलेगी तो ज़्यादा संपर्क में आएगी अपने टेस्ट बड के, और ज़्यादा टेस्ट बड के जब संपर्क में आती है तो वो स्वादिष्ट लगती है। ठीक है। अगर उसका टेस्ट स्वादिष्ट है तो, अगर खराब है तो ज़्यादा खराब भी लगेगी। ठीक है। तो उष्णम ही भुज्यमानम स्वदत्ते, उष्ण चीज़ों को स्वादिष्ट लगती है। भुक्तम अग्नि उदीर्यति, और वो क्या करेगी, अग्नि का उदीर्ण करेगी, अग्नि को बढ़ाने वाली होगी। कंपेयर में शीत के, क्षिप्रम जरा गच्छति, जल्दी ही पच जाएगी। और बातम अनुलोमयति, बात का अनुलोमन करेगी। श्लेष्मणम च परिहास्यति तस्मात् उष्णमस्नियात, इसलिए उष्ण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो देखो, उष्णम ही भुज्यमानम स्वदते, इस पर सी लिख दीजिए। ठीक है। और भुक्तम अग्निम च उदीरति, इस पर भी सी लिखो। क्षिप्रम जरा गच्छति, इस पर भी सी लिखो। बातम अनुलोमयति, इस पर भी सी लिखो। केवल निशान, इंपॉर्टेंट निशान लगाओ यहाँ पे, श्लेष्मणम च परिहासति, जो उष्ण द्रव्य है, उष्ण आहार जो है आपका, वो श्लेषम का परिहास करेगी, परिहास करेगा। ठीक है। अब देखो, जिसमें स्निग्ध आहार है उससे लाभ क्या होगा। अभी तो उष्ण आहार के बारे में देखा हमने, अब स्निग्ध आहार के बारे में देखें। तो ऊपर जो मैंने आपको सी लिखाया उसका मतलब है कि कॉमन टर्म है नेक्स्ट वाले के लिए भी। तो देखो वही चीज़ आएगी, स्निग्धम ही भुज्यमानम सदते, स्निग्धता क्या है, स्निग्धता की वजह से स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, कॉमन चीज़ हो गई। वो अग्नि को बढ़ा रहा था, ये भी अग्नि को बढ़ाता है, ये भी कॉमन चीज़ हो गई। क्षिप्रम जरा गच्छति, उसमें भी था, इसमें भी है। ठीक है। बात अनुलोमयति, उसमें भी था, इसमें भी है। तो दोनों में कॉमन है, इसलिए मैंने वहाँ पर सी कॉमन टर्म लिखवाया था आपको। शरीरम च उपचोनति, शरीरम च उपचोनति, शरीरम च उपचनोति। ठीक है। ये क्या करता है, शरीर का उपचय करने वाला होता है। ढृणी करोति इंद्रियाणी बल भी वृद्धि जनयति वर्ण प्रसादम अभिनिवर्तति, वर्ण प्रसाद पर निशान लगा लेना। एक शरीर उपचनौती और एक वर्ण प्रसाद और एक ढृणी करोति इंद्रियाणी, ये सब चीज़ें आपको बताना चाहिए। बाकी जो कॉमन है उनको तो पढ़ने की इतनी ज़रूरत है नहीं। अब देखो, मात्रा पूर्वक आहार से लाभ। ठीक है, जितनी मात्रा आपको चाहिए उतना ही आहार करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मात्रा अस्न्यातम मात्रा वृद्धि भुक्तम बात पित्त कफम कफान पीड़ितम वायुर एव विवर्जति केवलम सुखम गुदम अनुपर्येति ना उष्णम उपहंति अव्यथम च परिपाकम एति तस्मातम मात्रा अस्न्या। जो अगर मात्रापूर्वक आहार प्रयोग कर रहे हैं हम, तो वो क्या करेगा, वात पित्त कफ को पीड़न नहीं करने वाला होगा। ठीक है। वात पित्त कफ को पीड़ित नहीं करने वाला होगा, वात पित्त को सम्यक रूप से रखेगा, और सुखपूर्वक गुद से निकल जाएगा, गुद मार्ग से सुखपूर्वक निकलने वाला होगा। ठीक है। नाच है उष्णम उपहंति अव्यथम च परिपाकम, मतलब बिना व्यथा के, बिना व्यथा के परिपाक उसका हो जाएगा। ठीक है।
अग्नि को नष्ट नहीं कर देगा, ना चाहे उष्णा वो पहनती, ठीक है, परिपाक हो जाएगा। ये लक्षण जो हैं आपके मात्रापूर्वक आहार करने के लाभ के, ठीक है। आगे देखो, आहार जीर्ण होने पर होने वाले लाभ। तो जीर्ण अस्नियात, अगर जीर्ण अस्नियात मतलब पहले जो खाया हुआ आहार है वो आपका पच गया है तो ही हमें खाना चाहिए, क्योंकि अजीर्ण ही भुक्तक से अवह आहार जातम पूर्व आहारस्य रसम परिणाम उत्तीर्णाम आहार रसेन उपसृजताम सर्वान दोषान प्रकोपयति। अगर पहले खाया हुआ आहार पचा नहीं है और आपने ऊपर से और खाना खा लिया तो वो क्या करेगा, सर्व दोष प्रकोपन दोषयति, ठीक है। अजीर्ण में खाना खाने से सभी दोष प्रकोपित हो जाएंगे। तो जीर्णे तु भुज्यमानम स्वस्थानम दोषे च अग्नो च उदीर्णे जातम। अगर जीर्ण हो गया है उसके बाद आप खाना खा रहे हैं तो वो अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। बिभ्रतेषु च श्रोत्रम मुखेषु, उसके जो स्रोतस हैं वो क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, ठीक है। बिभ्रतेषु श्रोत्रम मुखेषु विशुद्धे उद्गारे च, उद्गार आ जाएगी विशुद्ध रूप से, और हृदय में विशुद्धि हो जाएगी हृदय की, और बात का अनुलोमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये लक्षण आपको मिलेंगे। और आगे क्या है, बात मूत्र पुरुष वेग, बात मूत्र पुरुष का आपका वेग सम्यक रूप से आएगा अगर जीर्ण आहार होने के बाद खाना खा रहे हैं तो। सर्व शरीरम धातु प्रदूषयान, सर्व शरीरम धातु ना प्रदूषयान, सर्व शरीर को धातु को प्रदूषित ना करने वाला हो, ठीक है। आयुर एव वर्धयति, आयु का एज बढ़ जाएगी, आयुर्वर्धति केवल। तो ये फायदे हैं जो आहार जीर्ण होने के बाद भोजन लेने के, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना। विरुद्ध वीर्य करने वाले आहार से लाभ। अगर विरुद्ध वीर्य वाले आहार करोगे आप तो क्या होगा, विरुद्ध वीर्य आहारम जैविकम ना उपसर्जते तस्मादम वीर्यम अविरुद्धम, ठीक है। ऐसा आहार का सेवन करने से, विरुद्ध वीर्य आहार का सेवन से जो रोग उत्पन्न होते हैं वे नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए अविरुद्ध वीर्य वाले आहारों का प्रयोग आपको करना चाहिए, ठीक है। विरुद्ध वीर्य के अपने एग्जाम्पल हमने देखे थे, मछली और दूध का प्रयोग है वो अभिसंधि होता है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। इष्ट देश है, इष्ट देश है मतलब जो आपके अनुकूल जो देश है उसमें ही प्रयोग करना चाहिए, गंदी जगह पे नहीं करना चाहिए। इष्ट देश है सर्वोपकरण चाशनियात, ठीक है, जो सभी चीज़ वहाँ उपस्थित हो आपके लिए वहाँ प्रयोग करना चाहिए, अनिष्ट देश में नहीं प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये मन को अभिघात करने वाले होते हैं। अनिष्ट देश जो होता है वो मन को अभिघात करने वाला होता है। आगे देखो, अति द्रुतम, जल्दी जल्दी खाना खाएंगे तो क्या होगा, अति द्रुतम ही भोजनम स्नेनम अपसादनम, अपसादन हो जाएगा खाने का, यानी खाना खाते खाते आदमी शिथिल हो जाएगा, मतलब खाना जो खा रहा है उसके बाद उसमें शिथिलता आ जाएगी, अपसादन हो जाएगा उस खाना का। भोजन से अप्रतिष्ठानम, भोजन जो है जिस ग्रास नली में जाना चाहिए था उसमें ना जाकर दूसरी ग्रास नली में चले जाएगा। जैसे भोजन जाना था जीआईटी में और चला गया आपका ट्रैकिया में, ठीक है। तो ये भी जल्दी जल्दी खाने की वजह से हो जाता है कभी कभी। भोज्यम दोषा प्रसादम गुण उपलब्धि ना चनियता, और जो भोजन के गुण हैं वो उसकी उपलब्धि हमें नहीं हो पाती जल्दी खाने की वजह से, इसलिए जल्दी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। भोजन को सही गति से ही खाना चाहिए। अति विलंबितम, अगर देरी से खाना खा रहे हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे खाना खा रहे हैं उसका मतलब क्या है, धीरे धीरे खाना खाना। अति विलंबितम ही भुज्यमान ना तृप्ति अचिगच्छति, जो खाना खा रहा है उसको तृप्ति ही नहीं होगी, उसने खाना खा लिया फिर दोबारा से खाना खा लिया तो वो खाता ही रहेगा, ठीक है। कोई बहुत धीरे धीरे खाना खा रहा है तो उसकी तृप्ति नहीं होगी एक तो। दूसरा, खाना ठंडा हो जाएगा, शीतम अभिहार्जम अभ्य अत्याहार जातम, शीते मतलब खाना ठंडा हो जाएगा, ठंडा होगा अच्छा नहीं लगेगा। विषम से पचते, विषम रूप से पचित होगा उसका, इसलिए खाने को अधिक विलंब भी नहीं करना चाहिए, अति शीघ्र भी नहीं खाना चाहिए, जो उसकी गति सम्यक है उसको ध्यान में रखते हुए खाने का प्रयोग करना चाहिए। तनमना आहार लेने के लाभ। जलपनम असनम तनमना भुज्यतम, ठीक है। वार्तालाप करते हुए खाना नहीं खाना चाहिए, हंसते हुए खाना नहीं खाना चाहिए, और भोजन में मन लगाकर भोजन करना चाहिए, ठीक है। आत्मशक्ति के अनुसार आहार लेने से लाभ। आत्मनम अभिसमक्षम, अपनी आत्मा को भली प्रकार से जानना चाहिए कि कौन सा भोजन हमारे लिए सातम्य है, कौन सा भोजन हमारे लिए सत्य है, उस सही है, हितकारी है, कौन सा अहितकारी है, ठीक है। ये अपने आप अपनी बॉडी को मालूम चल जाता है। जैसे मान लीजिए आज आपने कोई चीज़ खाई और आपको डायरिया हो गया, ठीक है, चावल खाने से किसी को डायरिया हो गया,
वो एक बार देखेगा कि डायरिया हो गया, दूसरी बार देखेगा डायरिया हो रहा है, तो वो तीसरी बार वो नहीं खाए, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे लिए ये चीज़ सूटेबल नहीं है। ठीक है। तो ये क्या है, अपने आप को पता करके, अपनी आत्मा को पता करके कि मेरे लिए ये चीज़ अच्छी है या नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें भोजन करना चाहिए। रसाणाम द्रव्याणि दोषस्य विकारस्य प्रभावस्ते वेदो यो देश काले च शरीर से मानसो विषम। जो रस, द्रव्य, दोष, विकार, देश काल और शरीर के प्रभाव को जानता है वो हमारे मत से चिकित्सक है। ठीक है। केवल एक चीज का ज्ञान करने से चिकित्सक नहीं बनता, हमें द्रव्य का, रस का, दोष का, विकार, इन सब का प्रभाव को जानने वाला होना चाहिए, तो वह चिकित्सक अच्छा चिकित्सक है। ठीक है। इस तरह से विमान स्तंभ का प्रथम अध्याय आपका समाप्त हो गया आज। ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर था ये, और इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन इसमें से आते भी हैं, तो एक बार आप लोग ध्यान दें।